नमस्कार मित्रों, रेनेसा क्लासेज में आपका स्वागत है। कॉलेज सहायक प्रोफेसर के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य की हमने कल की क्लास में बात की थी और चूँकि फिर समय अभाव नहीं रहा, आज हम फ्री हैं तो आज हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसकी 5 निर्धारित इकाइयां हैं, जहां से 150 सवाल आपने बनाए हैं और जिस बिंदु को लेकर के हाहाकार है कि अब की बार पेपर ऐसा आ गया, मेरिट कम जा रही है। मित्रों, मेरिट कितनी जा रही है इसका मैं सटीक जो मूल्यांकन है वो तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, पर आज हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। और उनमें से प्रथम प्रश्न पत्र में से 3-4 सवाल को यदि आप अपवाद स्वरूप में छोड़ दें तो पूरा की पूरा पेपर आपके क्लास नोट्स में से आया है। और अब मैं आपको साबित करता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, जो लगभग शायद किसी भी विद्यार्थी का ये क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना समानता असमानता पर लंबी चर्चा हमने किस संदर्भ में की थी, और मैंने आपको बताया कि भारतीय विलायती उत्थान के संदर्भ में, और नगेंद्र का मत की कुंतक को क्रोचे को कुंतक का ऋणी मानना हास्यास्पद है। तो वो पहलू भी मैंने आपको विस्तार से समझाए थे। इसका सही उत्तर है 2, वक्रोक्ति सिद्धांत। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। मित्रों, ये अवधारणात्मक सवाल हैं जो आप यदि कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की विशेषताओं को जान रहे हो तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर पकड़ेंगे। वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। अब देखिए, आपने क्या लिखा था अपने नोट्स में कि कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना ज्ञान की प्रथम सत्ता है, यह शाश्वत चेतना की मानव मन में पुनरावृत्ति है। शाश्वत चेतना, ईश्वरीय शक्ति। तो ये तो सही है कि वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। वे ललित कल्पना और कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। ये गलत है, क्योंकि ललित कल्पना यांत्रिक है, कल्पना आत्मिक है, और कल्पना और ललित कल्पना में विशेष भारी अंतर है, जो मैंने आपको विस्तार से डिस्कस किया था। तो यही असंगत होगा। बाकी कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, बिल्कुल। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, सभी सही है। और जो सही नहीं है वो है कि वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। अब विद्यार्थियों को इन दोनों में लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे, वो कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, बिल्कुल। शाश्वत चेतना का मानव मस्तिष्क में पुनरावृत्ति का अर्थ क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वो है 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है। 1, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भाई, जब मैंने आपको कुंतककार क्रोचे का अंतर किया था तो पहला ही बिंदु लिखाया था। मुझे ये भी याद है कि मैंने पहले बिंदु आपको क्या लिखाया कि कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसका संबंध काव्य से है, लेकिन क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसका संबंध केवल काव्य से नहीं है बल्कि सामान्य कला से है। और सामान्य कला में काव्य भी एक कला है, संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला, सभी कलाएं होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर लागू नहीं होता, बिल्कुल सही बात, बल्कि सामान्य कला पर, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। बिल्कुल सही है। ये पूछा जा रहा है असंगत कौन सा है। क्रोचे की पुस्तक का नाम एस्थेटिक्स 1902 के लगभग जो आई थी, आपको पता है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद को स्वीकार किया। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक है। अब देखिए, आपके नोट्सों से तीनों लाइन हुबहू उठा के आई है, लेकिन मैंने कहीं भी क्रोचे को पढ़ाते समय क्या इसका नाम लिया? क्रोचे का विश्लेषण करते समय कहीं भी मैंने आपको कहा कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का कुछ संबंध इससे जुड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्क्स और उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और सही बात तो ये कि मार्क्सवाद जीवन के बाहरी पक्ष पर विशेष बल देता है। वे तो सौंदर्य की सत्ता को भी वस्तुगत मानते हैं, जबकि क्रोचे वस्तुगत की बात नहीं करते, क्रोचे तो आत्मगत की बात करते हैं। और क्रोचे के यहाँ जो कुछ है वो आंतरिक है, उसका बाहरी जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस बात को जब आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये बात हमने डिस्कस की थी, तो ये तो एकदम असंगत हो गया। तो इसका उत्तर हो गया 3। अब बताइए, ऐसे प्रश्नों को हम कठिन कैसे कह सकते हैं?
बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। चीज़ें सब आपके पास डिलीवर थी, आपने अपने हाथों से नोट्स बनाए और उन्हीं नोट्सों में से ये पंक्तियां मिला रहा हूं मैं आपको। आप मेरा क्रोचे वाला व्याख्यान खोल करके देखेंगे, उसमें चौथा भी लिखा रखा है। पुस्तक का नाम एस्थेटिक्स है, सामान्य कलाओं के लिए लागू है, ये अंतर के संदर्भ में लिखाया था। लेकिन मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि क्रोचे का मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद से कोई संबंध है। तो मित्रों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अगला देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉलरिज ने अपना प्रसिद्ध कल्पना सिद्धांत इसी पुस्तक में दिया है। अब ये भी क्वेश्चन आपके नोट्स में से, मुझे ये बार बार बोलना कि ये आपके नोट्स में से कई बार बचकाना लगता है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि 100 प्रकार की बातें विद्यार्थियों में कई बार क्या है कि कुछ कोचिंग वाले तो ये कह रहे हैं कि सर ने जो पढ़ाया तुमको उसमें से क्या मिला। अफवाह जो है इतनी मिथ्या, ये लोग बच्चों को गुमराह करते हैं। मेरे पढ़ने वाला विद्यार्थी इस बात को जान रहा है, बहुत अच्छे से जान रहा है कि मैंने क्या लिखाया है और क्या उत्तर उन्होंने किया है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो 66 सीटें हैं कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी में, इसमें 60% से भी ज़्यादा मेरे रेनेसा के विद्यार्थी सेलेक्ट होने जा रहे हैं। इसका सही उत्तर है कॉलरिज। आप देखिए, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं अपितु उसके वर्तनत्व का भी अवगम है। क्या लिखाया था मैंने आपको कि जिसे टॉमस ईस्टर्न इलियट कह रहे हैं परंपरा का सिद्धांत, असल में परंपरा इनके लिए इतिहास बोध का ही दूसरा नाम है। उसका एक छोर अतीत में और एक वर्तमान में प्रवाहित रहता है, अनुस्यूत रहता है। इस शब्द का प्रयोग किया था कि वर्तमान में भी अनुस्यूत रहता है, जुड़ा रहता है। इस शब्द की भी मैंने आपको व्याख्या की थी। तो देखिए, इतिहास बोध का नाम आते ही इसका उत्तर कोई भी कर देगा, टॉमस ईस्टर्न इलियट, यदि थोड़ा भी आपने पढ़ा है तो। और फिर ऐसे सोचेंगे, अरे भाई ये तो पता नहीं वाक्य कहाँ से आ गया। अरे यारो, इतिहास बोध और अतीत की वर्तमान से जुड़ाव की बात आ रही है। क्या कहा था मैंने आपको कि एलियट कहते हैं कि इतिहास एक ऐसी प्रकार से एक अखंडित धारा है नदी के समान, जिसका एक छोर अतीत में और दूसरा वर्तमान को प्रभावित करता है। तो ये परंपरा एक ऐसी अखंडित नदी की तरह। तो टी.एस. इलियट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है, कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, कला का संवेग वैयक्तिक होता है। इलियट हर जगह निर्व्यक्तिक की ही बात करते हैं, कहीं भी वो व्यक्तिक शब्द की तरफ नहीं आते, क्योंकि वो साहित्य को आत्मपरक दृष्टिकोण से निकाल करके साहित्य में वस्तुनिष्ठ तत्व को स्थापित करना चाहते हैं। तो कला का संवेग वैयक्तिक होता है, ये बात यहाँ असंगत हो रही है। और बाकी चाहे कथन आपको कोई किसी प्रकार का विलक्षण लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि इलियट जो है निर्व्यक्तिक की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या कला का संवेग वैयक्तिक होता है। तो यही हो गया गलत। तो सही उत्तर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। अब बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, केवल टेस्ट सीरीज में जुड़े थे, वो बहुत गहरी समझ तो ला नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे संपर्क में नहीं थे, अब वो इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और पढ़ करके देखते हैं कि अरे यार, इसकी भाषा कैसी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। सब कुछ ऊपर से जा रहा है, जाने दो, लेकिन जो उत्तर है वो तो खुद कह रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पहचानो। देखो, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। पहले चारों पढ़ लें आप। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता और जीवन शक्ति है। और मुख्य कल्पना के बारे में और गौण कल्पना के बारे में अच्छे से लिखा है आपको। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है, बिल्कुल। वे मुख्य कल्पना को तर्क से और गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं, यही गलत है, क्योंकि कॉलरिज मुख्य कल्पना को समझ से, ध्यान दें, ये उल्टा कर दिया है, मुख्य कल्पना को तर्क से, जबकि उन्होंने क्या कहा कि मुख्य कल्पना का संबंध समझ से है और गौण कल्पना का संबंध तर्क से है। तो इसको एकदम उल्टा कर दिया है। अब इसका उत्तर हो गया 3।
और ये तो बिल्कुल सही है कि मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिमाण का अंतर है। परिमाण का मतलब होता है संख्यावाचक, मात्रात्मक अंतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। कौन कह रहा है? थॉमस स्टर्न्स एलियट। कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता बल्कि व्यक्तित्व से पलायन का नाम कला है, जो एलियट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? टी.एस. एलियट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। और जैसे हम सोच के चल रहे थे कि भाई एलियट से 4 क्वेश्चन आने हैं, कॉलरी से 3 क्वेश्चन, ऐसे करके जो हम एक आइडिया लगा रहे थे, संपूर्ण आइडिया एकदम खरा गया है। बस हम ये कह सकते हैं कि जो हम सोच रहे थे कि देवनागरी लिपि से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो देवनागरी लिपि को इस बार उन्होंने नहीं उठाया और ग्रामर के 4 क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो जो 8-10 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं उनकी संख्या 13-14 हो गई। इसके अलावा पूरे पेपर की रणनीति वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो तो पेपर सेटर के हाथ में है कि किस बिंदु से वो कितने क्वेश्चन ले। अब देखिए, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। अच्छे से आप जानते हैं कि प्रगतिवाद कुछ और नहीं बल्कि मार्क्सवादी जीवन दर्शन की ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10। किस कथन से एलियट सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल हो जाती है कि केवल कोई कवि या कलाकार अकेले अपनी अर्थवत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता, उसकी महत्ता मृत कवियों के साथ उसके संबंधों का विवेचन है, एलियट ने कहा है। परंपरा के ज्ञान से ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है, बिल्कुल सही। और परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, इसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न करना पड़ता है, कठोर साधना करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज में भी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका सही उत्तर क्या है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि यार ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि एलियट के लिए परंपरा रूढ़ि मात्र का ऐसा नहीं है कि अंधानुकरण है। जो एलियट के परंपरा सिद्धांत में रूढ़ियों के लिए, परंपराओं के अंध अनुकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। जो गलत है उसका तिरस्कार करो, उसका विरोध भी करो। असल में एलियट के यहाँ परंपरा चिर नूतन गतिशील संभावनाओं की सृष्टि से है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, क्योंकि विद्रोह संभव है, और बल्कि उन चीजों को हटाओ जो रूढ़िवादिता को स्थापित करें। एक अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल। और वैसे भी मार्क्सवाद तो साफ कहता है कि साहित्य वही महत्वपूर्ण है जिसमें आइडियोलॉजी हो, जो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे, समाज के परिवर्तन के बृहत्तर उद्देश्य से संचालित हो। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है, करता ही है। आप समझो उसको, क्या लिखा आपने कि मार्क्सवाद साहित्य की सौदेश्यता की बात करता है कि साहित्य का एक उद्देश्य है। शोषित पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव और एक परिवर्तन की मांग, और उसके लिए साम्यवादी क्रांति में हिंसा मूल्य में विश्वास, ये मार्क्सवाद मान के चलता है। विस्तार से आपको पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन गलत जाने लायक नहीं है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है और उसकी जड़ें भी खोद सकता है, बिल्कुल सही। वर्ग अचल और अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है, इतिहास की धारा के साथ बदलता है। और इस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने 5 मानव इतिहास के विकास को आदिम साम्यवाद से लेकर के और साम्यवाद तक विकास को 5 चरणों में जोड़ करके देखा है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? चौथा, कि वर्ग अचल अपरिवर्तनशील होते, असल में वर्ग भी परिवर्तनशील होते हैं, उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता भी है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक
महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। अब देखिए, जैसे ही इसमें पंक्ति आ रही है, कठिन पेपर कैसे मान लें हम इसको कि विचारधारा मात्र का निषेध, तो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया, ये विचारधारा का निषेध विखंडनवाद में है, उत्तराधुनिकतावाद में है। तो इसका उत्तर हो गया उत्तराधुनिकता। तो बताइए कि कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? उत्तराधुनिकता, निर्व्यक्तिकता, मार्क्सवाद, अभिव्यंजनावाद। उत्तर हो गया उत्तराधुनिकता। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 13। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। अब देखिए, मार्क्सवाद से 5-6 क्वेश्चन आने थे और वो आए भी। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। बिल्कुल, मार्क्सवाद का सामाजिकता से बड़ा गहरा संबंध है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। जन्मजात नहीं, फिर तो नियतिवाद की तरफ चला जाएगा। हासिल की जाने वाली चीज है अनुभव का दायरा। और यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, ये गलत है। तो यही यहाँ टिक लगा हुआ है। और कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व, रूप शिल्प में भी बदलाव होता रहता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। नकल नवीस कला का विरोध तो रामविलास शर्मा ने यथार्थ में रोचते विश्वम, उस निबंध में भी आप देखिए तो किया है, जो विरामचिन्ह निबंध संग्रह में रामविलास शर्मा का निबंध है। हाँ, ये बात सही है कि यथार्थवाद के प्रति प्रबल आग्रह है और कल्पना की अतिशयता का निषेध करता है मार्क्सवाद मित्रों। लेकिन हम ये कहेंगे कि यथार्थ की मात्र नकल है, तो फिर यथार्थवाद की जो वास्तविक अनुभूति है वह भी समाप्त हो जाएगी। अब आप केदारनाथ अग्रवाल को ही देखिए, कितने अच्छे प्रगतिवादी कवि हैं। माना कि उनका ठोस जीवन जगत के यथार्थ से निश्चित प्रकृति चित्रण है, लेकिन वहाँ कल्पना का भी तो उन्होंने सहारा लिया है। तो ये जो कथन है कि यथार्थ की मात्र नकल है, नकल शब्द इस पंक्ति को गलत कर दे रहा है। यथार्थवादी चित्रण के प्रति आग्रह तो है, लेकिन उसे हम केवल यथार्थ की मात्र नकल नहीं कह सकते, बल्कि एक साहित्यिक सृजनात्मकता के प्रति इनका विशेष लगाव रहा है। तो तीसरा इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14। आप देख रहे हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। उत्तर आधुनिकतावाद पर हमने लंबे लंबे भाषण आपको दिए थे। संस्कृति कलाकृतियां भी यहाँ उत्पाद हो गई, वैशिष्ट्य का महत्व कम हो गया, संख्या का महत्व अधिक हो गया। बिल्कुल सही, ये पूछ रहा है असंगत। और ये देखिए, आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लग गया। उत्तर आधुनिकतावाद की संकल्पना सही है और रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार और सफलता पर नहीं। ये गलत है, क्योंकि आज उत्तर आधुनिक दौर में क्या हो रहा है, रचनाकार का ध्यान वो प्रसार और सफलता पर टिका हुआ है, प्रकृति और गुणवत्ता पर नहीं है। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, ये विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? कल्पना सिद्धांत, विखंडनवाद, अभिव्यंजनावाद या परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत? उत्तर स्पष्ट है, वो है क्या? विखंडनवाद। विखंडनवाद ही ये पाठालोचना के संदर्भ में हमने काफ़ी बात की थी। इसका उत्तर हो जाएगा 2। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य कौन है? जॉक देरिदा। और जॉक देरिदा ने विखंडनवाद की स्थापना कब की? तो वो भी आपको पता है 1960 ईस्वी में, और वो भी सवाल पूछा हुआ है। तो जॉक देरिदा, देखो विखंडनवाद से जो सवाल आ रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत है, और अपने नोट्स खोल करके आप देख लीजिए। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? भूमंडलीकरण आपको पढ़ाया था। ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर आधिपत्य, बिल्कुल ये भी जुड़ा हुआ ग्लोबलाइजेशन पहलू से। सूचना का साम्राज्यवाद, टेक्नोलॉजी का वर्चस्व, बिल्कुल सही। साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन, यही नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी उत्तर आधुनिकतावाद में तो बहुत सारे अंतों की घोषणा एक साथ कर दी। विचारधारा का अंत, लेखक का अंत, तो यहाँ तक कि सब कुछ का अंत है, ईश्वर का अंत है, नीत्शे ने कहा, साहित्य का भी अंत। तो साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन होना, इसका उत्तर आधुनिकता के वर्चस्व से संबंध नहीं है। 4।
क्वेश्चन नंबर 18, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और गणपति चंद्रगुप्त। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 19, मन अति भयो हुलास बिगसी जन कोख किरण रवि अरुण अधरती सदर बिंब फल जानी कीर छवि। जो भ्रांतिमान अलंकार की यहाँ सृष्टि है और इस छंद को हमने क्लास में जब पढ़ा था तो यहाँ पर किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती की माता का, पद्मावती के पिता का, पद्मावती या पद्मावती की सहेली? पद्मावती का। वो तोते को देखकर उतनी प्रसन्न हो गई कि जैसे कोई रवि की किरण को देख करके एक चातक अब खुश हो जाता है कि उसको अब उसकी चातकी मिल जाएगी। तब पद्मावती सही उत्तर है 3, पृथ्वीराज रासों वाली पद्मावती। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, युद्ध का संदर्भ आ रहा है कि किस प्रकार राजा जो कुमुदमणि है विजयपाल के साथ मिला हुआ है और विजयपाल की सेना को काट रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है पृथ्वीराज चौहान। वो संदर्भ पूछा है। कम्मान बाण छुट्टे या पार लागत लोहिक सार सारधार घमासान धान सब वीर खेत घनश्रवण बहत असरकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य युद्ध होने का वर्णन है? पृथ्वीराज रासो और गौरी के बीच नहीं, गौरी साहबुद्दीन गौरी और कुमुदमणि नहीं, पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना, बिल्कुल सही उत्तर है। और गौरी और विजयपाल का संदर्भ भी नहीं है। तो ये पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के साथ युद्ध हो रहा है और समुद्र शिखर की सेना राजा विजयपाल और कुमुदमणि भी उसके साथ है, संगठित रूप में है। लेकिन ऐसा कोई संगठित वाला ऑप्शन या नहीं है। तो पृथ्वीराज की सेना समुद्र शिखर की सेना के बीच युद्ध हो रहा है। और यदि आपने उस समय ध्यान से नहीं सुना तो फिर आप इसमें गलती करेंगे कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हो रहा है। उसके संदर्भ अलग थे और मैंने आपको बताया था कि युद्ध के संदर्भों को अच्छे से पढ़ लेना कि कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है। और वो क्वेश्चन यहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 21, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है? 20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 20वीं शताब्दी का 5वां दशक, 20वीं शताब्दी का 6वां दशक या 20वीं शताब्दी का 7वां दशक? तो मित्रों देखिए, असल में विखंडनवाद की जो स्थापना है ये 1960 ईस्वी में जॉक देरिदा ने की थी और 1960 को हम यदि 61 हो जाए तो 7वां दशक प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 60 तो 6ठा दशक का ही अंत है, इसलिए इसका जो उत्तर माना जाएगा वो माना जाएगा तीसरा, 20वीं शताब्दी का 6ठा दशक, क्योंकि विखंडनवाद की स्थापना 1960 में जॉक देरिदा ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार जीवड़िया छाला परी राम पुकार पुकार। मैंने आपको पढ़ाया था, लिखाया था कि भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव है यहाँ। और भावनात्मक रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ जीवात्मा परमात्मा में प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी वाले संबंध स्थापित होते हैं और विशेषकर सूफियों के यहाँ हुए हैं। तो ये प्रेम साधना संत साहित्य में सूफियों की देन है। अब देखिए वही कि वही सवाल बिल्कुल पूछा गया उसी प्रकार से कि इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? नाथपंथी साधना नहीं। यदि इंगला पिंगला ताना भरनी यौगिक क्रियाएं होती, कुंडलिनी जागरण होता तब तो नाथपंथी प्रभाव होता। या सूफी साधना, सिद्ध साधना, अद्वैत वेदांत? सही उत्तर क्या है? सूफी साधना, क्योंकि सूफी साधना वाला भावनात्मक रहस्यवाद आप यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दुल्हन गावो मंगलाचार हमारे घर आए रजराम भरतार। मित्रों एक एक प्रश्न ऐसे आए हैं जैसे जहां हमने डूब कर तैयारी की वहां से एक एक प्रश्न के मोती निकाले हैं। कुछ विद्यार्थी मुझसे कहते थे कि सर इतने लेवल से आप पढ़ा रहे हैं, इतनी गहराई के लेवल से सवाल कहाँ आते हैं आरपीएससी में। अब लगता है मुझे कभी कोई विद्यार्थी इस बात को मुझसे दोबारा नहीं कहेगा। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि लेवल पर मत जाओ, पूछ ले तो ऐसा पूछ ले कि 12वीं क्लास का विद्यार्थी भी सॉल्व कर दे। और यदि लेवल के क्वेश्चन जो कॉलेज के पद की गरिमा के अनुरूप आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे इस बार, मैं बार बार कहता था और वही हुआ। और यही बात मैं इस बार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो आने वाली है उसके बारे में भी आपको ये कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं
वो विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति की गंभीरता कहीं तक भी जा सकती है। दुल्हन गावो मंगलाचार, इसमें प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य प्रेम है इसमें, क्योंकि इसमें राजा राम भरतार अपने राम को पति के रूप में और जो कबीर है उनकी जीवात्मा है दुल्हन के रूप में है। तो ये माधुर्य भाव की भक्ति हो रही है यहाँ। तो माधुर्य भाव का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? दाम्पत्य प्रेम, माधुर्य प्रेम वो एक ही बात है, या मधुरा प्रेम। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। 3-4 बार बोला था, 2 बार आपको लिखाया था। शुक्ल जी का ये अंतिम कथन है कबीरदास पर हिंदी साहित्य के इतिहास में कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। इस पूरे पेपर में केवल यही ऐसा क्वेश्चन है मित्रों जिसको मैंने अपनी समझ के लिए 3 बार पढ़ा है। मैं हैरान रह गया कि यार ये प्रश्न ऐसा क्यों बनाकर पूछा, इसके पीछे क्या बड़ा प्रयोजन है और ये प्रश्न कैसे थोड़ा अलग लग रहा है, इसकी हम बात करते हैं। प्रश्न है कि मीरा की कविता के संबंध में एक कथन दिया गया है, वो उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि मीरा की कविता में इतना ज़्यादा वियोग का तड़प है कि वो कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। घायल रे गति घायल जाने के जन घायल होई। तो ये तो सही है, उपयुक्त है, और हमें छांटना है अनुपयुक्त। दूसरा देखिए कि मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी जहर प्याले आ रहे हैं, कभी राणा जो वो विक्रम है, राणा विक्रमादित्य, कभी वो विक्रम सिंह राणा जहर का प्याला भेज रहा है, कभी सांप का पिटारा भेज रहा है। मीरा का प्रेम पग पग पर सामंती प्रतिबंधों को भी उजागर करता चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तिरस्कार सही है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है और मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। ये 2 विकल्प सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। एक तो ये कि मीराबाई की कविता में उस प्रकार से रहस्यवाद नहीं मिलता जिस प्रकार संतों और सूफियों के यहाँ मिलता है। असल में मीराबाई की कविता पर रहस्यवाद की एक आभा तो कह सकते हो, लेकिन यह कहना कि रहस्यवाद मिलता है उचित नहीं है। और यूँ तो रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की है और माधुर्य भाव की भक्ति में रहस्यवाद का समावेश हो ही जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि रहस्यानुभूति का रंग है, तो रंग तो आप जानते हो कि 2 किलो पानी में 1 चुटकी रंग मिला दोगे तो उसकी मात्रा तो बहुत कम हुई, पानी को लाल कर दे रहा है, तो रंग तो फिर भी चल जाएगा। तो हम इस रहस्यानुभूति को सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि चौथा विकल्प आप पढ़िए, मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। अब देखो, मीरा का पैदा होना, मीरा इसलिए पैदा हुई कि उसको विद्रोह करना है, ये बात हजम नहीं हो रही। मीरा इसलिए मीरा का जन्म हुआ कि उसको ईश्वर की भक्ति करनी है और भक्ति की प्रक्रिया में कोई बाधक तत्व आ रहे हैं, तब मीरा की विद्रोहशीलता मिलती है। तो विद्रोह तो साधन के रूप में है, साध्य तो मीरा के यहाँ कृष्ण प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम की भक्ति ही है। इसलिए जो दोनों हमें गलत जैसे दिखने वाले हैं उसमें हमें एक को पास करना पड़ेगा और एक को फेल करना पड़ेगा। तो हम रहस्यानुभूति के रंग को स्वीकार कर लेंगे और ये हम असंगत मानेंगे फिर कि मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। क्योंकि फिर तो मीरा की भक्ति भावना के भी ऊपर मीरा की विद्रोहशीलता पैदा हो जाएगी, जबकि मीरा पहले कवित्री है, विद्रोहशील तो वो बाद में है। तो इस संदर्भ को ध्यान रखें। तो इसका सही उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन नंबर 26, या ब्रज में कछु देखो रिटोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति आती है कि ले लेहुरी कोई श्याम सलोना। गोपियां जाती हैं और वो दही बेचती हैं, लेकिन दही को भूल जाती हैं और ले लो कोई श्याम सलोना। श्याम सलोना दिमाग में छाया हुआ है, दही का नाम लेने के बजाय ले लेहुरी कोई श्याम सलोना। वो बहुत मज़ेदार प्रसंग आया था। अब देखिए यहाँ क्या संकेतित हो रहा है, आवाज़ लगाकर दही बेचना तो नहीं हो रहा।
गुजरिया का विक्रय कुशलता वो भी कहाँ दिख रहा है, बेचारी बड़ी भोली भाली है, उसको तो यही पता नहीं है वो बेच क्या रही है। विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव, कृष्ण को कौन बेच सकता है, बड़ी अजीब सी बात लग रही है। प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण, तो ये प्रेम के आवेग में वर्तमान का विस्मरण हो गया। जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका को बहुत प्रेम करता है और जब पत्नी के सामने जाता है तो पत्नी के आगे भी पत्नी का नाम लेता है जो प्रेमिका का नाम है, तो वो भावावेग में अपने वर्तमान को भूल चुका है। वही बात यहाँ इन गुजरियाओं की है, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण हो चुका है। उनको यही पता नहीं है बेचना क्या है, बेच क्या रही है, कारण है प्रेम का आवेग जिसमें वो गुजरिया सब कुछ भूल चुकी है। तो इसका सही उत्तर है 3, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। एक अचंभो देखो भाई, ठाडो सिंह चरावे गाई। मैंने पहले कह दिया था कि कबीरदास के पद पढ़ना हो तो इसको जरूर पढ़ना कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। और एक अचंभो देखो भाई, यहां से ही प्रश्न आएंगे और वही प्रश्न यहां से पूछा है कि पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गयो बिलाई। एक एक शब्द की व्याख्या आपको यहां कराई गई है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पद के संदर्भ में असंगत बताओ। तो उलटवासी तो यहाँ स्पष्ट रूप से है, उलटवासी का हमने अर्थ खोला था। योग की साधना पद्धति यहाँ दिखाई दे रही है, गेयता का गुण। एक अचंभो देखो भाई, ठाडो सिंह चरावे गाई, संगीतात्मकता की यहाँ कोई कमी नहीं है, गेयता का गुण भी है। ये भक्ति की चरम दशा नहीं है, ये योगी साधना की चरम दशा कह सकते हो आप। तो ये भक्ति की चरम दशा, असंगत क्या हो जाएगा, भक्ति की चरम दशा, क्योंकि ये उलट बांसी है और इस उलट बांसी में योगियों की साधना पद्धति का प्रभाव ज़्यादा दिखलाई दे रहा है। तो भक्ति की चरम दशा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ये प्रश्न भी आपको बाकायदा बोर्ड पर नोट कराया था मैंने कि ईश्वर को ध्यान रखेंगे, पूछ लेंगे ईश्वर क्या है, और बिल्कुल ऐसे ही पूछा है। गोकुल सब गोपाल उपासी, जोग अंग साधक ते उदो, जे सब बसत ईशपुर काशी। ईशपुर क्या है, शिव जी की नगरी। ईश का मतलब यहाँ कृष्ण से अर्थ नहीं लेंगे, ईशपुरी का मतलब ही है काशी। ईश शिव जी की नगरी, काशी शिव की नगरी। इसका उत्तर होगा शिव की नगरी। आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपज, धनिया धान को मारे। बताया था मैंने कि तीनों अलग अलग ऋतुओं में उपजते हैं भाई। ये कैसे उपज जाएंगे हमारे साथ, हमारे कृष्ण प्रेम के साथ तुम अपना योग ये निर्गुण ज्ञान कैसे दे सकते हो, वही सवाल यहाँ गया। अब इन तीनों का व्यंग्यार्थ, और याद करो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ये व्यंग्यार्थ है कि प्रेमा भक्ति साधना के साथ निर्गुण और योग की साधना कैसे हो जाएगी, इन तीनों को व्यंजित कर रहा है। दूसरा इसका सही उत्तर है। नागरी नारी भले पूछेगी अपन वचन स्वभाव। वो गोपियां व्यंग कर रही है कि क्या ज्ञान ले आए उद्धव, ले जाओ वहां मथुरा की नागरियों को दो भाई, वो जान जाएंगी तेरे अच्छे ज्ञान को। हम तो अबला हीर छोरियां हैं, हम क्या जाने तुम्हारे ये निर्गुण ज्ञान और योग को। अब यहां पर अभिव्यंजित नहीं है, नहीं है नगर का चतुराई भरा जीवन, तो ये तो अभिव्यंजित हो रहा है कि तुम्हारे मथुरा के लोग कैसे होते हो, चतुर चालाक। मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है। और गोपियों का मथुरा नगरी की निवासनी महिलाओं से असूया भाव भी, विशेषकर कुब्जा के प्रति भी दिख रहा है, असूया भाव भी है यहाँ। यशोदा का कृष्ण प्रेम ये यहाँ कहीं नहीं निकल के आ रहा, तो पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है क्या, यशोदा का कृष्ण प्रेम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। कृष्ण, उद्धव, जोगी या गोरखनाथ। तो कृष्ण, मैंने आपको बताया था कि यहाँ कई शब्दावली कृष्ण के लिए कई शब्द आए, आप याद करो, या तो आप मुझे बताओ फ़ोन करके गुरुजी आपने कब बोला, या मैं आपको वीडियो नंबर सुना देता हूँ। उन वीडियोज में तब्दीली नहीं हो रही है, वो तो वही की वही है। मैंने कहा था कि कृष्ण के लिए अनोख संबोधन हुए जिसमें जोगी भी एक है, जोगी मत जा पाऊँ पर उतियारे। ये पंक्ति भी मैंने आपको गा करके सुनाई थी मित्रों। ये तो ये मान लो कि पेपर आरपीएससी ने बनाया है, लेकिन यदि ये मुझसे भी बनवाया जाता तो मैं भी यही सवाल पूछता, इसी प्रकार से पूछता। बेहतरीन पेपर आपसे पूछा है, कृष्ण इसका उत्तर है। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आपको अच्छे से याद है, कंठस्थ है आषाढ़।
टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित शब्द जो किया इससे क्या अर्थ लिया है? भारी कंफ्यूजन हो रहे हैं विद्यार्थी। इसका सही उत्तर है वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना। ये इसका उत्तर है। अधिकांश विद्यार्थियों ने कृशकाय होने पर असंतुलित बतलाया है, जो कि गलत है। शुक्ल जी के अनुसार इसमें वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, मारे झोला। वात का मतलब है शीत का प्रकोप, कि अंग काम ही नहीं कर रहे, सुन्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, जही पंखी के नियर होई, कहे विरे के बात, सोई पंखी जाई जरी तरवरी होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? प्रकृति का श्रम चित्रण नहीं, ऊहात्मक पद्धति। अब ऊहात्मक पद्धति तो इनके वियोग वर्णन में सब जगह ही मिलती है, वो बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात तो ये है कि विरह ताप की विशद व्यंजना, जिसमें पूरी प्रकृति भी शामिल है, और अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो इसका सही उत्तर है विरह ताप की विशद व्यंजना। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि जब एक संत कवि अपनी विरह वेदना को प्रकट करता है तो ऐसे लगता है कि विरह उसके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है, उसका सार्वभौमिक रूप नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब सूफी कवि विरह का चित्रण करता है तो पूरी प्रकृति उस विरह वेदना की विशद व्यंजना में जैसे डूब जाती है, और वही भाव यहाँ है, विरह ताप की विशद व्यंजना। 3, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठ नैन लावो, अंजन केस शिखा जुवती तह लोचन सलभ पठावो। में रेखांकित अंश से कि अंजन केस शिखा जुवती तह, इससे असंबद्ध अर्थ क्या है जो सही नहीं है? नेत्रों में काजल लगाए हुए भाव आ रहा है, सटकारे काले केस वाले भाव आ रहा है, दीपक की ज्योति के समान कामनी का भाव आ रहा है, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान ये भाव नहीं आ रहा। पर्वत शिखर से बहता अग्नि झरना, ये संदर्भ या नहीं आ रहा, तो यही इसका सही उत्तर है 2। अगला देखिए, भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी। ये पंक्ति पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि यह पोच का मतलब क्या है? पोच का मतलब है नीच, नीच से इसका संदर्भ है। क्वेश्चन नंबर 38, पीयूष कहो संदेश राहे भवराहे काग, सो धन बिरह जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। भौरे और काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यह अलंकार का प्रभाव है, नहीं रंग की समानता से संभव है, नहीं आवेग की दशा में यही उचित है। इसका सही उत्तर है आवेग की दशा में यही उचित है। यदि ये विकल्प इसमें नहीं होता तो फिर हम दूसरा भी कर सकते थे कि रंग की समानता से यही संभव है, या आवेग की दशा में यही उचित है। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? स्मार्त वैष्णव। और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाओगे तो वेदांती, निम्बार्की और रामानंदी का तो संदर्भ उठ भी नहीं रहा। मेरी भव बाधा हर वो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। रेखांकित अंश है श्याम हरित दुति होई। यहां बताइए कि रेखांकित अंश से संकेतित नहीं हो रहा है क्या? मन के कलुष का दूर होना, ये तो हो रहा है। गौर वर्णीय राधा, अब इसमें देखो इसका जो सही उत्तर है वो होगा गौर वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, बिल्कुल सही उत्तर है। मन के कलुष के दूर होने का भाव यहां आ रहा है। श्याम रंग का हरित वर्ण हो जाने का भाव भी स्पष्ट है। कृष्ण की कांति का होना ये थोड़ा भ्रमित करता है, पर कृष्ण का मतलब यहाँ कृष्ण भगवान से भी ज़्यादा आप कृष्ण रंग लीजिए, और कृष्ण रंग की कांति कम हो रही है क्योंकि वो हरित रंग में बदल रहा है। तो यहाँ पर गौर वर्णी राधा श्याम वर्णी नहीं हो रही, श्याम वर्ण है वो गौर वर्ण से प्रभावित हो रहा है, लेकिन यहाँ की गौर वर्ण का श्याम वर्ण से प्रभावित होना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना, ये संकेतित नहीं हो रहा, बाकी तो तीनों ही संकेतित हो रहे हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। गज उधारी हरिथप्य विभीषण ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अम्बरीश की साप सुरती करी अजऊ महामुनि ग्लानि गरे। यहाँ महामुनि से आसिए, ये मैंने आपसे टेस्ट सीरीज में भी पूछा है। महामुनि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। कौन महामुनि आ रहा है याद? दुर्वासा। तोपे बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। मित्रों, एक एक प्रश्न आपकी क्लास में से एक भी प्रश्न मुझे अभी तक नहीं दिखा जो आपको भयभीत करने वाला हो। तोपे बारो उर्वशी, 3 बार उर्वशी आ रहा है। तोपे बारो उर्वशी, उर्वशी को निछावर करना, उर्वशी अप्सरा है। कि तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है। उर्वशी समान एक आभूषण होता है, गले का हार जो गले पर रहता है वो एक आभूषण आ रहा है। तो ये तीनों उर्वशियों को क्या करोगे आप? अप्सरा विशेष, उर्मे बसी और भूषण विशेष, हार आदि। इसका एक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 43। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? जम करी मुँह तरहरि परियो, एह धरहरि चित लाऊं, विषय त्रसा परिहरि अजो नरहरि के गुण गाऊं। भक्ति भावना दिख रही है, मेरी भव बाधा हारों में भी दिख रही है, अजो तरियोना ही रहो इसमें भी भक्ति भावना सत्संग की महत्ता है। फिर चित उती रहे टूट इलाज की लाओ, शुद्ध श्रृंगारी के इसका संबंध भक्ति से नहीं है। अब आप याद कीजिए, बिल्कुल वही प्रश्न आए जब मैं आपसे कहता था कि बिहारी के दो से पूछेंगे उनकी कौन सी भौतिकता दिखलाई दे रही है, कहाँ भक्ति है, कहाँ श्रृंगार है, कहाँ ज्योतिष है, और वो सब सवाल यहाँ आए हैं। तो फिर चित उती रहत टूट इलाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भवर की नाव। ये प्रणय शास्त्र है, श्रृंगार है, तो इसका सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सनि कज्जल चकजग लगन उपजो सुदिन सनेऊ, क्यों नृप्ति भोग वे लही सुदे सब देऊ। टेस्ट सीरीज में पूछा, क्लास से पढ़ाया और कई बार आपको समझाया है कि कौन सा ज्ञान दिखता है यहाँ से? ज्योतिष विषय ज्ञान दिखता है। शनि ग्रह में मीन राशि उत्पन्न होने वाला बालक, वो सब प्रकरण मैंने आपको विस्तार से समझाए हैं। मित्रों, मैंने कहा था कि मेरी क्लास के अलावा फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और वो बात यहाँ साबित हुई है। पूरे की पूरे सवाल आपके कक्षा व्याख्यानों से आए हैं, ज्योतिष विषय ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। मीत सुजान अनित करो जिन हाहा न हुजिए मोही अमोही, दीठी को और न कहीं ठोर फिर द्रग राव रे रूप की दोही, एक विशास की टेक गहे लगे आस रहे बस प्राण बटोही, हों घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनि मारत मोही। जीवन मूल जल का भंडार, मैंने बताया था आपको इन सब के अर्थ। अब यहाँ पूछा है कि इस सवैये में कौन सा विरोधी भाव नहीं है। अब देखिए, मीत अनीत में, मीत कह रहे हो आप और अनीत कह रहे हो आप, अनीति करता है और मित्र कैसे, तो विरोधी भाव तो यहाँ भी है। मोही अमोही में है, जीवन मूल और प्यासनी में भी है। जीवन मूल है जल का भंडार, और प्यासनी दीठी और ठौर, इसमें नहीं है विरोधा वाला भाव, क्योंकि दीठी माने दृष्टि और ठौर माने स्थान। यहाँ विरोधा भाव वाला बात नहीं है। तो विरोधाभास की स्थिति तीनों में तो है, इसमें नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। इसका सही उत्तर है 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाहे कि, इसमें विरह का कारण है। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, जब से तुम्हें देखा है तब से, ये स्थिति किसकी हो गई? पूर्व राग की। ये स्थिति प्रवास की नहीं है। प्रवास में ये नहीं है कि भाई वो जाकर के मिल लेगा और प्रेम पूर्ण हो जाएगा। वो तो नायिका ने स्वीकार नहीं किया घनानंद को। यह है पूर्व राग, पूर्वानुराग को साबित कर रहा है ये। तो इसका सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 48। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, और फैंटेसी आते ही आप क्या कर देंगे? मुक्ति बोध। उत्तर हो जाएगा आपका 2। आपके क्लास नोट्स में से प्रश्न आया हुआ है, आस आकाश मध्य अवधि गुण बढ़ाए, चौप ने चढ़ाए, दिनों कीनो खेल सो है। पूरे के पूरे में सांग रूपक है, रूपक अलंकार की बहुत सुंदर इसमें योजना है। वैसे इसमें विभावना, विरोधाभास, कई और भी अलंकार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा अलंकार नहीं है। देखो, नीर भिजो जीव तो गुड़ी लो,
लो आने से जो है इसमें उपमा की भी सृष्टि हो रही है। इसमें रूपक भी है, व्यतिरेक और उपमा का भाव। इसमें जो अलंकार नहीं दिखलाई दे रहा है वो है अपनहुति। अपनहुति अलंकार क्या होता है? जहां सत्य का निषेध करके असत्य की स्थापना की जाए। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिभिज्ञ दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन। क्वेश्चन नंबर 51, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या अनुपयुक्त व्याख्या है, कौन सा सही नहीं है? तो मुस्कान का बिंब परक अंकन किया गया है, श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण है, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन है, अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना नहीं की गई है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कई बार कि आप देखेंगे अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण अरुणोदय, तो ये तो प्रातः उषाकालीन वाली किरण है, अस्ताचल वाला भाव नहीं है, तो उत्तर 3। और वैसे भी श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण छिपते हुए सूर्य से करेंगे या उगते हुए सूर्य से, तो 3। और गेता वाला भाव तो यहाँ दिख ही रहा है, तो इसका सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 52, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। हृदय की उदारता का वर्णन भी हो रहा है, और ये सब वर्णन किसका हो रहा है? श्रद्धा का। देयष्टि का भी वर्णन है, मादकता का वर्णन है, मनु का सौंदर्य वर्णन। यहाँ मनु का सौंदर्य वर्णन नहीं है, ये श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन की बात की जा रही है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा? 4, मनु का सौंदर्य वर्णन। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? अनामिका। मैंने आपको बताया था कि अनामिका भाग 2 में इनकी महत्वपूर्ण कविताएं तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जैसी कविताएं शामिल है। अनामिका भाग 2, तो उत्तर क्या हो गया? 4। अगला क्वेश्चन नंबर 54, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति से असंगत व्याख्या क्या है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन सही है, राम के निर्बल होने का संकेत भी यहाँ मिल रहा है, और दग्धाक्षर रे का प्रयोग बहुत सोच समझकर निराला शब्दों को गढ़ते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत या नहीं है, लक्ष्मण तो मूर्छित बाद में होंगे, तो ये इसका जो असंगत निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है? 4। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज, और अस्मिता की खोज की बात कौन करते हैं? प्रोफेसर नामवर सिंह। ये कथन किसका है? प्रोफेसर नामवर सिंह का। और ये कथन भी मैंने आपको क्लास व्याख्यान के दौरान नोट कराया था। क्वेश्चन नंबर 56, रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व बनाया? बताइए। कितने तरीके से आपको समझा के लिखाया था मैंने कि सरोज स्मृति को और तुलसीदास को जोड़ दोगे तो राम की शक्ति पूजा बन जाएगी। और DSSB PGT परीक्षा में, इससे पहले वाली परीक्षा में क्वेश्चन आया था, तुलसीदास और सरोज स्मृति। सही उत्तर है 2। 57वां नंबर का, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। याद करो आप, रंगीन पत्थर पूर की केवल जो जड़ीभूत सौंदर्यान बोध है या जो एक जड़ कल्पनाएं हैं उनसे काम नहीं चलेगा। अंधेरे में कविता में पंक्ति आती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार है। सही है। ये पूछ रहा है कि नहीं है, इशारा। मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह भी यहाँ है। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार स्वीकार नहीं है मुक्तिबोध को, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प भी वो इस पद में आगे लेते हैं। तो सही उत्तर क्या है? 3। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार स्वीकार नहीं है। अरे ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान के कवि मुक्तिबोध को कविता का ज्ञानात्मक आधार कमजोर हो, वो क्यों स्वीकार्य होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 3। क्वेश्चन नंबर 58, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार। जो कविता शुरू होती है अंधेरे में, कविता का पहला खंड। अब अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना है।
कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। तो मित्रों कॉमन सेंस भी आप लगा लोगे कि चमत्कार मात्र कहकर के आप इतनी बड़ी बात को खारिज नहीं कर सकते, यही असंगत है। बाकी तो कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, दिखलाई दे रहा है। नाटकीय आरंभ है कविता का, और ये भी आपने पढ़ रखा है, लिख रखा है कि वह रहस्यमय अभिव्यक्ति अब तक ने पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है, स्नातलोक जो रक्त पुरुष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, कि कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। 59वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? जोनिया, सिलिया, गोविंदी, रूपा, चुहिया, नौरी ये सब हैं। सोना, पुन्नी, सरोज सब है। धनिया, मालती तो है लेकिन वृंदा नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तीसरा इसका सही उत्तर है। 3 आगे, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। वो जो पंडित दाता दीन के साथ में राम सेवक महतो आता है और हौरी के घर आकर के बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फेंकता है ताकि हौरी की छोटी बेटी से उसकी शादी हो जाए, राम सेवक महतो का कथन है। और वो हौरी दाता दीन वो सब बात कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। गोदान में कथन किसका है? राम सेवक महतो का। क्वेश्चन नंबर 61, मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी 15वें परिच्छेद का पहला ही वाक्य है, और ये कथन लेखक का स्वगत है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे टेस्ट सीरीज में भी हुबहू ऐसे ही पूछा है। तो ये पंक्ति किसकी है? लेखक की। उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 62, त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक। भाई जैनेन्द्र है, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी सब मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। तो इसका प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक। 62 में 1। क्वेश्चन नंबर 63, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, सही है। समाज की विषमताओं को देखकर उसके बारे में सोचता है, सही है। समाधान की तलाश में भी वो बेचैन तो रहता ही है। आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है, नहीं। आत्मालोचन की प्रक्रिया में सभ्य समाज की जो विसंगतियां हैं वो भी उजागर होती जाती है। तो इसमें जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में ये कथन बिंदा कहता है एसपी सक्सेना से, उनमें जब बातचीत चल रही होती है। तो इसका सही कथन उत्तर क्या है? बिंदा। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। आत्मपीड़न ये तो मिलता है, परदया भाव भी मिलता है, अपनी नियति की वो स्वयं निर्मात्री है, ये भी सही है। समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं है। वो कहती है कि समाज टूटेगा तो हम कहाँ बनेंगे। तो समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं है। उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 66 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है किसका? पाशविक वृत्ति का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पाशवी वृत्ति का 2। पूरे की पूरे प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। श्रद्धा भक्ति के निबंध के बारे में मैं आपको यही कहता रहा कि श्रद्धा और भक्ति का जो अंतर है, प्रेम का और श्रद्धा का जो अंतर है, उसको अच्छे से याद करना। क्वेश्चन वहीं से आएगा और क्वेश्चन वहीं से आया है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत आपको पता है, ये तो सही है। पूछ रहा है असत्य कौन सा है? प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, लेकिन श्रद्धा का कारण तो निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा होती उससे है जो एक विषय में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है। प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। इसको उल्टा कर दिया है, इसलिए यही असत्य हो जाएगा, इसका तीसरा विकल्प। और चौथा तो एकदम सही है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1978, 1979। तो इसका सही उत्तर है 2, 1979। उपन्यास के रूप में 1979 में आया था, तो दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। तो देखिए, रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंप्रक्त है। असंप्रक्त का मतलब है जो जुड़ी हुई नहीं है, जबकि रचना इसीलिए प्रसिद्ध हुई कि इसका परिवेश जो है और इसकी जो चेतना है वो बहुत गहरे से संप्रक्त है। तो यही इसका गलत उत्तर हो जाएगा 1। बाकी इसके सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कफन कहानी के संबंध में असंगत है।
कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है, तो ये तो संगत है। कफन कहानी अपनी रचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, यही इसका उत्तर निकलेगा। क्योंकि देखो ये भी सही है कि कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है, ये भी सही है। और कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसमें असंगत बैठ रहा है, क्योंकि 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है और ये पूछ रहा है असंगत, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 71, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक वह शील और करुणा का संबंध है। राघव है करुणो रस है, याद कीजिए आप पाठ को। तो इसका सही उत्तर है 1, शील और करुणा का संबंध। क्वेश्चन नंबर 72, अज्ञे की कहानी रोज का पहले नाम क्या मिलता है? गैंग्रीन, जिसका अर्थ होता है कि नासूर या फुडार, बाद में रोज के नाम से बदली तो गैंग्रीन। ये क्वेश्चन आना ही था, मैंने पहले भी आपको कहा था, और बहुत आसान भी है। 72 का 3। क्वेश्चन नंबर 73, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। तो वो जो महात्मा आता है और जो बात चलती है पृष्ठभूमि, जो कहानी हमने पढ़ी थी उसमें देखिए स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप व्यंजित कर रहा था महात्मा के संदर्भ में कि तुम उजाला प्राप्त करो। तो जो ऋषि महात्मा कहना चाह रहा है उसका संबंध स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप से, अंतस की अकुल स्थिति से भी है, परम ब्रह्म की अनुभूति भी हो जाएगी उस समय आपको यदि उजाला मिल जाएगा, ज्ञान का प्रकाश। और पानी की भांति उलीचना, ये व्यंजित नहीं हो रहा है उजाले से महात्मा के संदर्भ में। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 74, टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल के दोनों ओर लाल लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। याद करिए मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था, मेरी तिब्बत यात्रा में लाल चलित बिंदु किसके लिए आया है? तो ये आया है खटमलों के लिए। इसका सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 75, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव भी मिलता है और नायिका का प्रिय अरुण के प्रति भी प्रेम भाव मिलता है। देश प्रेम और प्रीतम प्रेम का द्वंद्व भी मधुलिका के यहाँ मिलता है, लेकिन स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, ये मधुलिका के चरित्र में विशेषता नहीं मिलती है। तो सही उत्तर असंगत क्या हो जाएगा? दूसरा। तो मित्रों ये है आपके प्रथम प्रश्न पत्र के जुड़े हुए 75 सवाल। बाकी 75 सवाल मैं अगली क्लास में अभी सॉल्व करवाऊंगा, इस बीच चाय पानी पी ली जाए। मित्रों इन 75 सवालों में से मैं मानता हूं कि 1-2 कोई कथन वाले सवाल जो डायरेक्टली आपने नोट नहीं किए हैं लेकिन कॉमन सेंस से निकल रहे हैं, बाकी इसमें पूरे की पूरे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में से हैं। मैंने इस पेपर का गंभीर अध्ययन करके देखा कि जो 150 सवाल प्रथम प्रश्न पत्र में आ रहे हैं उसमें 3-4 सवाल ही ऐसे रहे हों तो रहे हों जो डिस्कस हमने नहीं किए हों। बाकी पूरा पेपर आपके डिस्कशन आपके क्लास नोट्स में से आया है और इसको हम सॉल्व करवा करके और अगली क्लास में फिर इसकी मेरिट पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये है 75 सवालों का हल और अगली क्लास में शेष बचे हुए प्रश्नों का हम हल करते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।